अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 97 कैफ 5 का स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा बच्चों, हम नोट्स बना रहे थे जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आपने ये नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पढ़ने हैं। डाउनलोड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चीज़ें आपके लिए हाईलाइट करके दोबारा से अपलोड किया गया इस दफ़ा, जो काम की चीज़ें हैं जो हम पढ़ते जाएंगे तो आपको भी मैं पढ़ाता जाऊँगा। तो पेज 102 पे अगर हम आएँ, हैंडी हो गया, ये देखें। तो हमने कल एक नोट बनाना सीखा था डोनेशंस का। तो यहाँ से देख लेने से थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यार, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली कल को जाके हम प्रोफेशनली कल को जाके हम कर रहे होंगे। पहले 3.5 साल चेक कर रहे होंगे। नेस्ले वाले जो फाइनेंस स्टेटमेंट बनाएंगे आप उनको ऑडिट करेंगे, तो ऑडिट करने वाला भी ये देखता है डोनेशन है, ज़रा डिटेल्स तो लाएँ। ऑडिटर इस तरह से ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं। वो डोनेशन की डिटेल मांगेंगे, उसमें कोई रिलेटेड पार्टी हुई तो कहेंगे यार आपने नाम नहीं लिखा, नाम लिखो। और अगर देखेंगे टोटल डोनेशन 50 मिलियन है तो कहेंगे 5 मिलियन से ऊपर जो भी है उसका नाम लिखो, नीचे वालों की खैर है। तो ये इंश्योर करना ऑडिटर का काम होता है कि नहीं करेंगे वो तो कहेंगे जी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कंपनीज एक्ट की, वो जो क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। तो ये पहले आप चेक करना करते हुए सीखोगे, और फिर जब आप टेबल के उस तरफ जाओगे, आर्टिकल में ना बंदा टेबल किस तरफ बैठा होता है, ठीक है, जब आर्टिकल खत्म हो जाते हैं, जब जॉब में जाता है फिर टेबल की उस तरफ चला जाता है, इधर ऑडिटर फिर आ जाता है, ठीक है ना। तो जब उस तरफ जाओगे तो ये बना रहे होगे तो देखना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुश्किल नहीं, आसान। मुश्किल नहीं है, आसान। डोनेशंस पार्टी वाइज ब्रेकअप उन्होंने दे दिया। अखुवत माइक्रो फाइनेंसिंग को, ये अब फेस के ऊपर अगर हम जाएं, फेस के ऊपर जाएं, ज़रा देख के तो आए, फेस पे ज़रा देख के तो आए। ये डोनेशंस कहाँ पड़े होंगे आपके ख्याल में? अदर एक्सपेंसेस में, तो इसका मतलब नोट 30 में आते हैं। फिर नोट 30 से देखेंगे कि डोनेशंस थे कितने, नहीं मिल जाएंगे, कहीं नहीं गवाचते। ये थोड़ा सा सिर्फ आपको गो थ्रू करा रहा हूँ इन चीज़ों से। ये देखो अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस में डोनेशन है टोटल 11 मिलियन में चल रही है कहानी, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, तो ये मिलियन में है, यानी कि 11 मिलियन का डोनेशन टोटल दिया है, ठीक है जी। अब 30.1 में कहता है, जाके देखो 30.1 में हमने बताया 11 मिलियन, ये टोटल 11 मिलियन नहीं होगा, इसमें कुछ छोटे मोटे भी तो होंगे। 11 मिलियन में से जो अखुवत को दिया वो 2 मिलियन था। अब 11 मिलियन का 10% 1.1 मिलियन बनता है, और 1 मिलियन तो हमारा मटीरियलिटी लेवल 1 है, लोअर लेते हैं ना, हायर लेते हैं तो 1.1 है। अब ये 2 मिलियन 1.1 से ज़्यादा है, हालांकि कोई रिश्तेदारी नहीं है लेकिन लिख दिया। और अगले कौन से हैं? नेम ऑफ डोनीज इन विच डायरेक्टर और स्पाउस हैज़ एन इंटरेस्ट, तो चाहे वो 2 मिलियन से ज़्यादा हो, वैसे दोनों ज़्यादा ही हैं, चाहे कम हो, ठीक है, आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पर फिर वो रूल नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि ये देखो डेयरी एंड रूरल डेवलप फाउंडेशन जो है ये यहाँ पर है, सैयद यावर अली जो हमारे डायरेक्टर हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। फिर लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज कोलम्स को इन्होंने एक डोनेशन दिया है जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर के अंदर मौजूद है, ठीक है, DHA में यूनिवर्सिटी है। और सैयद बाबर अली जो हमारे एक डायरेक्टर हैं वो वहाँ पर प्रो चांसलर भी हैं। सैयद हैदर अली वहाँ पर कोई एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर भी हैं। तो ये ताल्लुक बताया हमने, ठीक है। तो अगर इनका इंटरेस्ट है तो फिर चाहे ये 1.1 मिलियन से कम भी होता हम उसको डिस्क्लोज करते। इसी तरह से आपको अगला पेज कौन सा बताया था? 108 पे कौन सा डिस्क्लोजर था? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है, ठीक है। ये डिस्क्लोजर जो है बच्चों, इसको ना अभी मैं कल प्रैक्टिकली करवाऊंगा। आज ना मैं बैलेंस शीट के सवाल पे जा रहा हूँ, बैलेंस शीट के नोट्स बनाएंगे, पूरा सवाल हमने करना है, बैलेंस शीट बनाएंगे। और जैसे इनकम स्टेटमेंट नहीं किया था हमने सवाल वो फिक्स वाला, खैर वो तो छोटा सा सवाल करके फिर मुकम्मल आपको करना पड़ा था ना, ये करेंगे ही मुकम्मल वाला सवाल, क्योंकि बैलेंस शीट आपको पता टैली भी करनी पड़ती है। बैलेंस शीट टैली करके सारा कुछ करेंगे जितना हो गया, बाकी मैं कोशिश करूँगा ऐसे नोट्स जो बाद में बन सकें वो यहाँ पे बनने शुरू हो जाएं और फिर कल उनको पूरा कर लें। तो कल इंशाल्लाह हम फिर डिस्क्लोजर्स पे जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि 5 डिस्क्लोजर्स हैं इनकम स्टेटमेंट के। किसने कहा है ये 5 डिस्क्लोजर्स का?
IFRS ने? नहीं नहीं, IFRS के तो 50 डिस्क्लोजर्स होंगे, 5 थोड़े ही होंगे। ये सारे डिस्क्लोजर तो IFRS के ही थे, जो हम PPE का नोट बना रहे हैं, टैक्स का नोट बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, IS 8 के नोट बना रहे हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट ने कहा इनकम स्टेटमेंट के अंदर 5 चीजें मुझे बताओ अदर देन IFRS। कौन कौन सी चीज बताएं आपको? मुझे बताओ सेल्स में से अलग करके फेस पर सेल टैक्स कितना माइनस किया आपने, सेल डिस्काउंट कितना, सेल को फुलाओ, ये दोनों माइनस करो। फिर जी हमने कहा और जी, उसने कहा और मुझे डोनेशंस के बारे में बताओ। हमने कहा और जी, हमने कहा ऑडिटर रेमुनेशन के बारे में बताओ। हमने कहा और जी, रॉयल्टी के बारे में बताओ। आसान डिस्क्लोजर है, अभी पढ़ा देता हूँ, वो तो भड़का देते हैं, ठीक है। और जी मुझे रेमुनरेशन के बारे में बताओ। अब रेमुनरेशन जो है इसको बाकायदा बनाना सिखाऊंगा ये, ठीक है, या कम से कम सवाल के अंदर वो गलतियां बता दे तो वो गलतियां सही करने के लिए नोट बनाएंगे, इसकी तरफ आएंगे ज़रूर। चलो बल्कि पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। होता कुछ भी नहीं है, टोटल सैलरीज जो है ना वो तो पता नहीं कितनी होंगी। इसमें कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने जो रेमुनरेशन दी है ना, उस रेमुनरेशन में से 3 लोगों के दिए जाने वाली हर रेमुनरेशन को आप ज़रा वखरा करके दिखाओ। CEO, डायरेक्टर्स और एग्जेक्टिव्स, ठीक है। CEO एक ही होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डायरेक्टर्स, ठीक है, जो बड़े बड़े 5-7 लोग होते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो सकते ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन एग्जेक्टिव्स जो होते हैं वो डिफ़ाइन किया है लॉ ने। एग्जेक्टिव्स के बारे में लॉ ने डिफ़ाइन किया है कि एग्जेक्टिव्स उन्हें कहते हैं जिनकी 12 लाख और मोर सैलरी हो पर ईयर, 12 लाख और मोर पर ईयर सैलरी हो, पर ईयर पूरे साल की। तो हर वो बंदा जो सालाना 1 लाख या उससे ज़्यादा तनख्वाह लेगा वो एग्जेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ वर्कर्स भी बताते हैं हम यहाँ कहीं पे, वो मैं नोट भी आपको आज निशान लगवा दूंगा, घर से पढ़ के आइएगा। ये लाजमी साथ साथ पढ़ते रहिए प्लीज़ बेटा, ठीक है ना। ये यहाँ कहीं ना वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो टोटल है ना हमारे, वो भी हम बताते हैं नेस्ले के अंदर कितने हैं, ठीक है ना। खैर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं, बेटा चुप करके बैठे, में भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे कोई 1200 हों। नेस्ले पूरे में 1200 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा इसको ज़रा छुपा देता हूँ, बाद में ओपन कर लेते हैं ताकि ज़रा अलग से ना नज़र आ जाए। अच्छा, अब सेंड कहता है, इन्होंने चेयरमैन भी एक अलग बना दिया, चेयरमैन भी एक रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। एक चेयरमैन एक ही होगा, एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं और एग्जेक्टिव्स काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है ना। तो इनका भी एक चेयरमैन था, एक चीफ एग्जीक्यूटिव था, 2 कुछ डायरेक्टर्स थे और बाकी ऐसे लोग 542 हैं जो एक साल में 12 लाख या उससे ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं नेस्ले में। इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन वो सारे वो होंगे जिनकी सालाना तनख्वाह 12 लाख से नीचे है, तो वो एग्जेक्टिव में नहीं फॉल करते। इसलिए कभी ये ना सोचना कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट्स बने सबको मिला के ये सैलरीज फेस वाली से मैच करेंगी। सैलरीज में तो बाकी वर्कर्स की भी सैलरीज पड़ी होंगी, यहाँ सिर्फ एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट कहता है कि मुझे डायरेक्टर, CEO, डायरेक्टर्स और एग्जेक्टिव्स को दिए जाने वाली हर चीज़ का ब्रेकअप बताओ। कितनी फ़ी वगैरह दी, कितना बोनस दिया, कितने रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, कितने हाउसिंग अलाउंसेस दिए, कितने रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस दिए। यानी जो भी सवाल में आपको ब्रेकअप दे दे वही आप लोगों ने यहाँ पर भी बना देना है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट। लेकिन अगली बात लाजमी क्या है, कंपैरेटिव के बारे में भी, ठीक है। कंपैरेटिव में भी ये बातें बतानी है। खैर, अब क्या क्या बताओगे ये वहाँ पर कल मैं पढ़ाऊँगा आपको, जो कंपनीज एक्ट ने लिखा हुआ है और वो यहाँ पर किया हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या क्या बताओगे जी? 2-4 चीज़ें उसने कहा अलग अलग बता दो। सैलरी कितनी है, बोनस कितना है, हाउसिंग अलाउंस कितना है, वगैरह वगैरह। फिर नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं जो आपके इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। अब ये बनाना भी आए तो मुश्किल नहीं है बेटा, क्योंकि ये सारा डाटा वो आपको देगा और फिर ही बनवाएगा। तो मसला क्या होगा, वो यही कहेगा चीफ एग्जीक्यूटिव को इतनी फ़ी दी, इतना बोनस दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव को इतनी फ़ी दी, इतना बोनस दिया, डायरेक्टर्स को इतने पैसे दिए, एग्जीक्यूटिव्स को पर मंथ इतने दिए। मैक्सिमम क्या होगा, टोटल करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ पर्सन देगा, ये तो उसने ही देने हैं।
लेकिन उसका रवाज कुछ ऐसा भी चल रहा है आजकल, कभी कभी ऐसा नोट बना के दे देता है और कहता है ज़रा देखो इसमें गलतियाँ हैं कौन सी। तो आप कहोगे कंपैरेटिव नहीं बना हुआ, आप कहोगे जी नंबर ऑफ़ पर्सन नीचे नहीं दिए हुए, इस तरह की गलतियाँ जो हैं उसमें से आप निकाल के 4-5 आइडेंटिफाई कर दोगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम बनाना भी सीखेंगे। वैसे उन्होंने बताया है कि इनको अदर देन कैश क्या देते हैं, कंपनी मेंटेन्ड कार और रेजिडेंशियल टेलीफोन्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद इनमें भी कुछ प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है इनको भी जाहिर सी बात है मिला हुआ है, और मीटिंग फीस जो है वो इतनी, यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, ये ऐसे डायरेक्टर्स हैं सिर्फ मीटिंग्स में आते हैं। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कारोबार चला रहे हैं, नॉन एग्जेक्टिव वो होते हैं जो सिर्फ मीटिंग्स वगैरह में आते हैं। 4 मीटिंग्स होती हैं डायरेक्टर्स की साल के अंदर, वो 4 मीटिंग्स को अटेंड करने आते हैं। तो उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए आने के लिए मशवरे लेने के लिए इनको रखा होता है, ठीक है, उनको उसकी कोई फ़ीस वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो वो अलग से बताया हुआ है। तो इस पेज को नोट कीजिए। कितने बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है ये वेबसाइट के ऊपर, मैंने कहा था सर ना, ये अपने पास रखें इसको। यार आज क्लास के बाद कौन बताएगा, वेबसाइट के ऊपर पासवर्ड आईडी वगैरह देकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ओके। अच्छा, किसी एक ने की हुई है तो आपस में शेयर भी कर सकते हैं आप। ये वाली ही कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मतलब की चीज़ें हमारी हाईलाइटेड हैं जो हमने पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से आपको रॉयल्टी का नोट, अच्छा रॉयल्टी का नोट बहुत आसान है। ये अब इसी तरह से एक दफ़ा रीड करना है आपने। कहाँ से? ये सारी अंग्रेजियाँ जो लिखी हुई हैं ना, ये प्रैक्टिकली आपको नज़र आया है नोट, ठीक है ना। इसको यहाँ से छोड़ दो, जब पढ़ना हो तो बेशक पढ़ लेना, लेकिन बेहतर है इसको नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख लो। कौन सा नोट नंबर था? नोट नंबर 39 है, पेज नंबर 108, ठीक है। नोट 39, ये पेज नंबर का मतलब क्या है? नेस्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पेज नंबर, ठीक है ना। जब यहाँ पहुँचो तो जस्ट उसको ओपन करना, एक नज़र देख लेना, पढ़ने के बाद वो रिवाइज हो गया, ठीक है। पर्चे में आपको डाटा देगा, बस वैसा आपने प्रेजेंट करना होता है। बड़ा आसान होता है, ये मुश्किल नहीं होता। सिर्फ आपको ऐसे ही खौफ होता है, जब खौफ तब तक होता है जब तक ये काम किया नहीं होता। तो कभी कोई एक डाटा पकड़ के ऐसे ही नोट बना लेंगे, आपका खौफ सारा दूर हो जाएगा, गलतियाँ भी निकालनी आती होंगी आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रॉयल्टीज़। रॉयल्टी के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें बतानी हैं आपने, नाम, पता और उसके साथ रिश्ता। किसके साथ? जिसको रॉयल्टी पे कर रहे हो। होंडा वालों की गाड़ी के पीछे ये जो बड़ा सा एच लिखा होता है, ये एच होंडा पाकिस्तान जो है, ये एच के पैसे होंडा जापान को देता है रॉयल्टी के नाम पर, ठीक है। तो अगर आप होंडा हैं और आपने होंडा जापान को कोई रॉयल्टी पे की है, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख कर बताओगे कि होंडा जापान को, जो कि टोक्यो में फ़लाँ जगह पर उनका दफ्तर है, उनको हमने इस रॉयल्टी को पे किया है, और ये हमारी एसोसिएट कंपनी है या ये हमारी सब्सिडरी है वगैरह वगैरह, उनके साथ ताल्लुक़ भी आप बता दोगे, ठीक है। अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं यहीं से। कौन सा पेज नंबर बताया था? नहीं बताया था इसका। रॉयल्टी कहाँ पड़ी होगी? यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको इसी में ही। मेरा दिल था कि आपको पेज नंबर दिखा देता। चलो इसको नोट कर लेते हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। रॉयल्टी वगैरह यहाँ कहीं पड़ी होनी है, अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, और उसमें बस सिंपली आप यहीं वाला पढ़ लें फ़िलहाल, और नहीं मिला तो यहीं वाला पढ़ लें। एग्जाम्पल 33 यही पढ़ लेते हैं जी, हमें वहाँ से नहीं मिला फ़िलहाल, फिर देख लेंगे, हो सकता है उनकी रॉयल्टी हो ही ना, फिर देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर ये सेलिंग एक्सपेंस होता है, क्योंकि आपने होंडा के पीछे जो गाड़ी के पीछे जो एच चिपकाया हुआ है ना, इसी के पैसे लोग देते हैं, ठीक है ना। अगर इसी के पीछे एस कर दो पैसे कम हो जाते हैं। इसी के पीछे कोई वो क्या है, वो जो आजकल बहुत बेचारी पिट रही है, ठीक है, नहीं वो और जो दूसरी थी वो, अच्छा ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है। रॉयल्टी पे करते हैं नाम लगाने के, और नाम की वजह से सेल्स बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग एक्सपेंसेस में पड़ा होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेडमार्क लाइसेंस फी। अब ये देखते यूज़र के जहन में आएगा ये कौन सा लाइसेंस है, कौन सा रॉयल्टी है, कौन सी चीज़ है। तो उन्हें बताया ट्रेडमार्क लाइसेंस फी रिप्रेजेंट रॉयल्टी फी टू ABC ब्रांड SARL स्विट्जरलैंड एंड एसोसिएटेड कंपनी सिचुएटेड एंड एवेन्यू आउची 6106 लॉस, नहीं पता नहीं क्या, ठीक है।
ये सारी बात पर्चे में लिखी होगी, ऐसे ही उठा के लिख देंगे, मैंने पढ़ने की भी कोशिश नहीं की सही तरह से, ठीक है। तो ये हमने उसका नाम बताया, ये ऊंची उसका एड्रेस बताया, और ये एसोसिएटेड कंपनी है उसके साथ रिलेशनशिप बता दिया। लो जी, ये रॉयल्टी का नोट है। जी बेटा, हाँ, इन केस रॉयल्टी पेड टू कंपनीज एंटिटी इंडिविजुअल फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज नेम रजिस्टर्ड एंड रिलेशनशिप विद अदर कंपनी और डायरेक्टर। अगर आपने उस कंपनी के किसी डायरेक्टर के साथ ताल्लुक कर उसको रॉयल्टी पे किया तो उसका नाम बताओगे, बस नाम ही बताना, ठीक है जी। हाँ हाँ, अलग अलग करते हैं। होंडा पाकिस्तान यहाँ पर लिस्टेड है, हाँ, उसके कुछ शेयर्स होंडा जापान के पास होंगे, इस पता नहीं अब वो होल्डिंग होगी या सिर्फ एसोसिएट रखा हुआ है, ये तो उनका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, सब्सिडरी भी हो ना, अगर ओनली ओन्ड सब्सिडरी भी हो तब भी सेपरेट तो बन ही नहीं रही होते हैं, तो हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें। फाइनल अकाउंट के सवाल में मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन तो बाद में करते हैं मिलाकर इनको, ठीक है। चलो भाई, अब आप लोग आ गए हो, अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बड़े देर से इंतज़ार कर रहे थे, अभी भी एक बच्चा, अब तो मेरे ख्याल में कोई नहीं रहा होगा पीछे। अच्छा जी, एक काम करें, अब कुछ नोट्स हैं जो यहाँ से ना आपने पढ़ के आने हैं कल, ठीक है। नोट नंबर 40, हाँ मैं लिखवाने लगा हूँ, मैं अपनी तस्वीर खींच लेना। 37, 16.3, 16, हाँ जी अभी लिख देता हूँ, नेस्ले वाले 34.3 और 34.4। इनमें होगा क्या, 40 के अंदर उन्होंने लिखा होगा कि जी हम इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हैं और इतनी प्रोडक्शन की है और इतनी कम इस वजह से है, ऐसी कुछ बातें लिखी होंगी, सिर्फ पढ़ना है। यानी आप बीइंग अ मैंगो यूज़र, आपके हथे नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चली पढ़ी, आप वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो ज़रा वैसे ही उसको पढ़ते हुए इस तरह से पढ़ के आना है ज़रा, मैं ये चाह रहा हूँ। कल मैंने ये बनवाने हैं आपको, ठीक है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप जस्ट एक मैंगो यूज़र की तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी के हत्थे लग गई, पढ़ रहे हैं बैठे घर पे बैठे हुए फारिग टाइम में, तो आजकल मोबाइल ही देखते हैं लोग, किताब कहाँ पढ़ते हैं। तो बहरहाल आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते आपके सामने नोट 40 आया, प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप कैसे ठिठक गए, इतने लीटर दूध बना सकते हैं, इतने बनाए, साथ लिख रहे हैं इस वजह से कम बने, वगैरह वगैरह, ये आपने पढ़ के आना है। नोट 37 के अंदर, ये तो अभी पढ़ लिया ना हमने, ये तो अभी पढ़ा है, नोट 37 ही था ना, 39 था। अच्छा, फिर 37 के अंदर एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, नंबर ऑफ 37, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, वही मैं बात कर रहा था ना आपको कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो कहीं 4000 से भी ऊपर हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो 4000 रहे। और यहाँ पे टोटल जो है वो बन रहे थे, आगे जो नोट हमने देखा था वो कौन सा, 39, इसके अंदर तो ये 542 और ये कुछ 550 बने, तो बाकी सारे वो वर्कर्स हैं जिनकी तनख्वाह 1 लाख से नीचे है, ठीक है ना। तो ये भी एक नोट है, ये जस्ट पढ़ के आनी है। देखो अब मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया पहले से, ठीक है। अब नोट पढ़ के देखना, अच्छा यानी कि नेस्ले कितने एम्प्लॉयज़ हैं, देखो पता लगा, इन्फॉर्मेशन जस्ट रीड करके, जैसे कोई भी आम आदमी जिसने डिस्क्लोजर बनाना नहीं है, पढ़ना है, वो पढ़ रहा है, इस तरह से पढ़ के आना है ये नोट्स आपने, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला नोट है, ये इंशाल्लाह पढ़ के आएंगे ना तो कल फिर बहुत अच्छा फील करेंगे जब हम ये बना रहे होंगे खुद, या कहीं से देख रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, रीडिंग कर रहे होंगे, कंपनीज एक्ट ने क्या क्या कहा है, तो आपको नज़र आ रहा होगा, दिमाग के अंदर थोड़ा थोड़ा ये स्केच चल रहा होगा, हाँ इस तरह की बात हुआ करती है, ठीक है। 16.3 के अंदर लिखा गया है जी, आपकी इमूवेबल लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इमूवेबल पूरा लिखने दो एमडी, फिर तस्वीर बनाना। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ कहाँ पर हैं। अब ये भी जस्ट ना आप पढ़ोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने लिखा होगा कि जी एक प्लांट हमारा वो रायविंड पे लगा हुआ है, एक प्लांट पतोकी में है, एक प्लांट भाई फेरू में है, फलां जगह पे ये एड्रेस है, प्लॉट नंबर फलां है, इतने स्क्वायर यार्ड उसका एरिया है, वगैरह वगैरह, जनरल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ के ज़रूर आनी है। जो बच्चे इस दफ़ा पास करना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरा का मैं नहीं कह रहा, ठीक है। पास होने वाले बच्चे इंशाल्लाह आज पढ़ के आएंगे। ये यार पेन दूसरा कहाँ है मेरा, नहीं यार इसकी कोई नियब टेढ़ी हो गई है, चपेड़े खाने वाला हुआ है, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अच्छा 16.4 मेरे ख्याल में डिटेल और डिस्पोजल का था, ये याद मुझे यही पढ़ रहा है घर पे, ये जो पढ़ा था
डिटेल ऑफ डिस्पोजल, जो FAR 1 में आपको उस्तादों ने बनवाने से इनकार कर दिया था ना, वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा 16.3 मेरे पर्टिकुलर्स ऑफ कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, ये देखो शेखुपुरा फैक्ट्री, कबीर वाला, डिटेल ऑफ डिस्पोजल। इसके अंदर भी रूल है, वो लॉ का रूल पढ़ाऊंगा। FAR 1 के अंदर ना ये नोट इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये IS 16 ने नहीं मांगा हुआ, ये कंपनीज एक्ट ने मांगा हुआ है, इसलिए वहाँ पर सवाल आए तो PPE के नोट में हम डिटेल ऑफ डिस्पोजल नहीं बनाते। यहाँ पे अगर PPE का नोट मांग ले तो ये भी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर वो कोई एक थ्रेश होल्ड होता है कि जी इतने मिलियन से ऊपर की बुक वैल्यू वाला एसेट हो तो उसका नाम लिखो, और जो इसके अलावा हों छोटे मोटे उनको इकट्ठा कर दो, लेस देन 5 लाख, एक 5 लाख का थ्रेश होल्ड है, ठीक है ना। वो क्या क्या बताना है आप अब देख लो। अच्छा, मशीनरी बेची है, मोहम्मद इकबाल ही सारी मशीनरी ले गया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, लॉस से बेची है तो सारी मोहम्मद इकबाल ले गया, निगोशिएशन करके ले गया है। अच्छा, थर्ड पार्टी है, ताल्लुक भी कोई नहीं है। आगे व्हीकल्स सारे बेचे हैं। अच्छा, ये कंपनी पॉलिसी है कि 5 साल बाद उनको कहते हैं बुक वैल्यू पे एसेट ले लो, आप ले लो और फिर नई गाड़ी उनको दे देते हैं। ऐसे होती है कंपनी, बड़ी कंपनी की पॉलिसी होती है। तो ये शैफान सैम्यूल, ये हुमायूं बिन अकरम, आप अगर मेंबर हैं तो आप जाके मीटिंग करेंगे, ज़रा शैफान को बुलाएं, ज़रा मैं उससे पूछूं आपने गाड़ी उसको बेची भी है या नहीं बेची है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपको इन्फॉर्मेशन दे तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ये सब कुछ आप करके देते हैं दुनियाए यूज़र्स को, ये सब कुछ आप बना के देते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, ओके। तो ये 16.4 जो है ये है डिटेल ऑफ डिस्पोजल्स का नोट। तो ये पढ़ के आएंगे कल, बल्कि ये तो आज बनाएंगे भी सही, ये पढ़ लो, ये सवाल में है आज, शुक्र है याद आ गया। आज मैंने जो बैलेंस शीट के नोट बनाने हैं उसमें PPE का नोट बनाएंगे, PPE के नोट के अंदर सब नोट के अंदर इसमें आना होता है, तो वो हम बनाएंगे, ठीक है। इसको ज़रा पढ़ लें जी। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सोल्ड इन द ईयर के अंदर क्या बताओ, कितनी कॉस्ट थी, क्या बुक वैल्यू थी, कितने का बेचा, गेन आया लॉस आया, कैसे बेचा, निगोशिएशन की जी, कंपनी पॉलिसी है जी, ऑक्शन पे लगाया जी, OLX पे लगा के बेचा जी, बताओ कैसे बेचा, मोड क्या था, और किसने खरीदा, मोहम्मद इकबाल ने जी। रिलेशनशिप विद कंपनी एम जी, भाई साहब को बाहर से ही आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आज ये बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हमारा तो एक ही सवाल में सिर्फ एक ही एसेट होना है और वो भी 5 लाख से ऊपर होगा इंशाअल्लाह, तो उसको हमने शो कर देना, ठीक है। तो 5 लाख से ऊपर बुक वैल्यू रखने वाले हर एसेट को अलग से दिखाएंगे और बाकी जिससे छोटे छोटे डिस्पोजल्स होंगे जिनकी बुक वैल्यू से कम है उनको क्लब करके इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो ये बहरहाल आज बना भी लेंगे, लेकिन इस लिस्ट में भी मैं लिख देता हूँ डिटेल ऑफ, अब लिखा गया ना, डिटेल ऑफ डिस्पोजल्स। उसके बाद आपके डेटर्स आते हैं, 34 में आए डेटर से आए थे। आज डेटर का नोट भी उम्मीद है बनाना शुरू तो कर देंगे, पूरा ना भी हो तो डेटर्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी होती हैं कि कितने फॉरेन हैं, कितने लोकल हैं, कितने गुड हैं, कितने नहीं, तो इस किस्म की बातें होती हैं। आगे निकल गए ज़्यादा उस्ताद जी। बहरहाल ये 30, ये फॉरेन, हमारे फॉरेन रिश्तेदार कितने हैं, रिश्तेदार, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे लोकल रिश्तेदार कितने हैं, ठीक है। ये बताना है आपने यूज़र को कि कौन कौन हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। यानी कि उनको पता होगा इनके साथ अगर ट्रांजैक्शन होगी तो ये हमारी एसोसिएटेड पार्टीज़ हैं, रिलेटेड पार्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपने फॉरेन और लोकल, इसमें फॉरेन रिश्तेदार और इसमें लोकल रिश्तेदार, ठीक है। तो ये सिर्फ एक बार पढ़ के आने हैं आपने नोट्स, अब इनकी पिक्चर ले लें। इनमें से कुछ आज बन जाएंगे, आप देखेंगे कुछ इसी तरह से कल बन जाएंगे और काम इसी तरह से चलाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद पास पेपर 1 ओपन कर लें। पानी रोज नहीं होता यार, नहीं ठीक है पढ़ा।
और नहीं 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 नहीं, अब उठ गया हूँ, अब क्या मसला। पेज नंबर 5। फाइव 12 पे आकर देखें, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 15 along with the relevant notes showing all possible disclosures along with relevant notes। ये मसला है। बिल्कुल इसी तरह से फिक्स वाले सवाल का नंबर कौन सा था, ये देखो, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट थी, ओह रिक्वायरमेंट ही गायब होगी, आप देख लो जाके, उसमें रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स। आज यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स। ठीक है, ये वाली बात को भी आप छोड़ दें, पॉलिसी नोट्स पहले बताऊंगा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे उन्होंने नहीं रिक्वायर किए हुए। ठीक है, आज तक रिक्वायर किए ही नहीं आए के अपने लिख के कह देते हैं पॉलिसी नोट्स मत बनाओ, लेकिन पहले पता तो हो कि पॉलिसी नोट्स होते क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अब बैलेंस शीट जो बनानी है, ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर बच्चों एक बात, बैलेंस शीट के अंदर ना आप उस तरह से अब खुले ढुले, खुले मुहार, खुले मुंह नहीं चल सकते, मसले मसाइल आ जाएंगे। आपको चीज़ों को जहाँ तक हो सके क्लबिंग करनी होती है आपको। ठीक है, जहाँ तक मुमकिन हो चीज़ों को क्लब करना है। जैसे सारे लैंड एंड बिल्डिंग को आपने इकट्ठा कर दिया पीपीई में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल अलग अलग नहीं आ रहे, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टॉक्स वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, कोई फेस में नज़र नहीं आ रहा, इकट्ठा कर दिया। ट्रेड डेट्स, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जो रिसीवल वाला लोन होता है, ठीक है ना, टैक्स कोई रिफंडेबल है तो, फिर एडवांसेस, डिपॉजिट्स, और फिर कैश एंड बैंक। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही लायबिलिटी साइड पर आएँ, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, इवन सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन उनका करंट पोर्शन, लीज उनका करंट पोर्शन, शॉर्ट टर्म लोन है ये तो, लीज नीचे है, नीचे कहाँ गई, लीज का करंट पोर्शन नहीं है, नहीं होगा, फिर होगा नहीं फिर। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही डेफर्ड टैक्स आ रहा है, ऐसे ही ये ग्रेचुटी पेएबल आ रहा है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ठीक है, नॉन करंट में आती है। फिर रनिंग फाइनेंस है, कस्टमर डिपॉजिट, ये बहुत सारी चीज़ें। अब ऐसी चीज़ें कैसे हम इंश्योर करेंगे कि क्या क्या चीज़ लिखनी है, क्या क्या नहीं, इसके लिए अब एक जुगाड़ बताने लगा। जुगाड़ नहीं, मतलब छोटी सी एक टिप है, जुगाड़ नहीं तो कह सकते, सादा सी बात है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, पीपीई के सारे आइटम्स को तो क्लब करना आता ही है ना। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी लिखे हो तो उनको अलग अलग तो नहीं लिखोगे, उनका नोट बना लोगे ना। ठीक है, इंटेंजिबल 2-3 आ जाएं तो उनको क्लब कर लोगे ना, यानी उनको तो आपको इकट्ठा करना आता है, कॉमन सेंस है। ठीक है, मसला कहाँ आता है, मसला आता है करंट लायबिलिटीज़ में, मसला आता है जहाँ ज़्यादा आइटम्स हैं करंट एसेट्स में। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप देने लगा हूँ आपको। वो टिप ये है कि आपने स्टॉक, बल्कि इससे पहले स्टोर्स भी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो फैक्ट्री में नट बोल्ट, छोटी मोटी मोटरें, बेल्टें शेल्टें फैक्ट्री के अंदर पड़ी होती हैं। ठीक है, स्टोर्स, स्टॉक, डेटर और कैश एंड बैंक। ये 4 याद रखने हैं कि ये फेस पे नजर आए। उसके अलावा जो मिले एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में डाल दो। ये ज़रा आसानी होगी आपको। ठीक है ना, आसानी हुई कुछ। आप कहोगे सर इन्होंने तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन भी लिखा हुआ है। नॉर्मली ना लोन रिसीवेबल इस तरह से आपको आता नहीं, लोन पेएबल ही आता है, आपके सवाल में आएगा नहीं। वैसे थोड़ा बहुत तो देखो, करंट पोर्शन को अलग करना आपको वैसे ही पता है, वो आता है आपको। अगर ऊपर लॉन्ग टर्म लोन है तो उसके करंट पोर्शन को आप अलग कर लोगे, इस तो नहीं भूलते। ऊपर लीज है, उसका करंट अलग करोगे। मसला आता है मल्टीपल चीज़ें आ जाएं तो फिर क्या करो, स्टोर्स को अलग रखो, स्टॉक को अलग रखो, डेटर को अलग रखो, कैश और बैंक, जिसके अंदर बैंक अकाउंट A B C कैश सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना, इनको अलग शो कर दो। और बाकी जो जहान की चीज़ें हैं आपको नोट 23 वैसे मैं दिखाता हूँ, वैसे ही मैं दिखा देता हूँ। नोट 23 में अगर आप आओ ना
तो नोट 23 के अंदर आपको पता लगेगा कि कितनी कितनी ज़्यादा सारी चीज़ें क्लब हुई पड़ी हैं। तो वो फिर पता नहीं कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, ये ज़रा परेशानी का बायस बन जाती है। ये देखो नोट 23, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट, अदर रिसीवेबल, एडवांस सप्लायर है, एडवांस ड्यू फ्रॉम रेड पार्टीज है, कैश मार्जिन, पता नहीं क्या कर, डिपॉजिट, प्री पेमेंट, सेल्स, विदहोल्डिंग इनकम, पता नहीं क्या कुछ है। छोड़ो यार, परेशान होना है इनकी क्यों, देखें हम अपनी वाले सवाल को देख लेंगे। तो कहने का मकसद ये है बहुत सारे रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, तो आपने फेस पे हर एक को शो करना है, ये तो नहीं करना। फिर किस किस को क्लब करना है, ये बात परेशान कर सकती है। तो उसका हल आपको क्या बताया, बैलेंस शीट से लब्बे, स्टॉक, स्टोर्स, डेटर्स और कैश एंड बैंक, इनको अलग कर लो, बाकी सबको क्लब कर लेना। अभी सवाल पे अप्लाई करेंगे इसको। ऐसे ही इक्विटी तो इजी होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज और उनका करंट पोर्शन आप अलग दिखा लोगे, इसमें गलती नहीं करोगे। लीज और उसका करंट पोर्शन अलग कर लोगे, इसमें आप मार नहीं खाते, ठीक है। कैश फ्लो पढ़ के आए आप FAR 1 में, 3 चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस हुआ करती थी, कौन कौन सी थी? डिविडेंड, इंटरेस्ट, बस इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, ये बैलेंस शीट है ना, टैक्स पेएबल और डिविडेंड पेएबल, ये 3 अगर नजर आए तो इनको फेस पे शो करना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। कैश फ्लो में इसीलिए सामने रखते थे, बड़ी मेन चीज होती है। तो इसको फेस पे रख लेना, इन्हें किसी जगह क्लब ना करना। बाकी आप मार नहीं खाते। अगर लॉन्ग टर्म लोन है उसका करंट पोर्शन, तो आपको पता है लॉन्ग टर्म लोन और करंट पोर्शन अलग अलग दिखाने हैं, तो वो आप अलग ही रखोगे, उसको किसी में आप क्लब करने भी नहीं लगे, नहीं करोगे। लीज आ रही है, उसका करंट पोर्शन आ रहा है, आप किसी में उसको क्लब नहीं करने लगे, मुझे पता है। मसला कहाँ आएगा, जब उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो बहुत सारी चीज़ों को फिर कहाँ फेंक दो। चौथी चीज़ एक ऐड करो, उसका नाम रखो ट्रेड एंड अदर पेएबल। इसमें ट्रेड क्रेडिटर्स भी हों, डेटर्स को अलग दिखाया था, क्रेडिटर्स को अलग दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी सबको क्या कर दो, इधर लिखा होगा इधर ये, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखो आपने करंट पोर्शन अलग करना ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन है तो आपने शॉर्ट टर्म लोन लायबिलिटीज में रखना है, फेस पे रखना है, मुझे पता है आप मसला नहीं करोगे, ठीक है। आप अनक्लेम डिविडेंड पेएबल को कहते हैं, डिविडेंड पेएबल को फेस पे दिखाओगे, एक्रूड मार्कअप पेएबल को फेस पे दिखाओगे, और बाकी जो कुछ मिले उसको, ठीक है ना, इकट्ठा इधर फेंक देना, ठीक है। तो ये इतनी सी बात याद रखो। फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट का सवाल भी मार नहीं देगा आपको, जितनी मर्जी। बाकी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एक आधी चीज़ रह गई तो फेस पे शो करती तो क्या फेल कर देगा, कुछ नहीं होता। कोशिश करनी है अपने तौर पे क्लबिंग करने की, चाह वो यही रहा होता है, ठीक है। और सही है, तो क्या करोगे लायबिलिटीज में, क्या करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म लोन है उसका करंट पोर्शन है, वो तो आप वैसे ही अलग करना है, किसी के अंदर क्लब नहीं करोगे, आपको इतनी सेंस है। लीज का करंट पोर्शन अलग से प्रेजेंट करोगे, आपको इतनी सेंस है। मसला आता है एक जैसे जी बिजली पेएबल है, रेंट पेएबल है, इंश्योरेंस पेएबल है, सैलरी पेएबल है जी, साथ में डिविडेंड पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है, टैक्स जी, किसको अलग करें किसको क्लब करें। तो उसके लिए आपको आसानी दे दी, इन 3 को फेस पे शो करो, बाकी सबको ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी करती हैं, ट्रेड पेएबल्स अलग करके बाकी एक्रूड लायबिलिटीज अलग कर देती हैं, ये भी ठीक है, लेकिन आप ऐसे करो, ओके, सही है। और एसेट साइड पे क्या करोगे, एसेट साइड पे क्या करोगे, स्टोर्स, स्टॉक्स, डेटर्स, कैश एंड बैंक अलग करके बाकी जो लब जाए, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स, नाम भी इतना लंबा है, सब कुछ ही उसमें आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बस इतनी सी बैलेंस शीट पढ़ानी थी आपको, बाकी आप इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर क्लास ख़त्म कर दें, आओ जी क्लास ख़त्म करते हैं और सवाल करना शुरू करते हैं। पेज 511, क्वेश्चन 1, द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल। जब बच्चों इंट्रो में और FAR 1 में फाइनल अकाउंट होते थे ना, तो FAR 2 में आने से पहले बच्चों को मैं ये सवाल वहाँ करवाता था, सिर्फ इसमें से FAR 2 वाली चीज़ें हटा देता था, बाकी सवाल वही बन जाता था। लेकिन अब ये चूँकि इंट्रो में आपने पढ़ा, वो तो मेरे से पहले की बात थी, और FAR 1 में ये है नहीं, इसलिए हमने इसको पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए पहली बार ये बात आपके सामने आई, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल एक ऐसे ट्रायल को कहते हैं जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी होती हैं। आपको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल, आपको क्लोजिंग ट्रायल ज़रूर मिलता होता था, लेकिन विद सम एडजस्टमेंट्स, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग होती थी, कुछ एक ओपनिंग भी होती थी। जैसे कल मैं बात कर रहा था, गालिबन कल या परसों, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्शन हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया, ये कुछ ऐसे रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, ये कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो ओपनिंग पड़े होते हैं, वरना सारे बैलेंसेस कौन से होते हैं, क्लोजिंग। लेकिन उस ट्रायल को क्लोजिंग ट्रायल तो कहते हैं,
पोस्ट क्लोजिंग का नाम नहीं दे रहे होते कि उसमें सारी एडजस्टमेंट भी हो गई होंगी, ठीक है ना। तो क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स करने के बाद वाला ट्रायल पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल कहलाता है, जिसके बारे में बहुत बहुत मुश्किल है। इसमें कोई गलती तो हो सकती है लेकिन काम सारे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, सब कुछ हो चुका है, ठीक है, सब कुछ आपने जो करना है अभी बताता हूँ, सब कुछ हो चुका है। चलो पढ़ते हैं। 30 जून पर यह पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है, जिंदगी में पहली बार आपने लफ्ज देखा है, ठीक है। कैश एंड बैंक करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक सेविंग अकाउंट, कैश इन हैंड भी होता। वैसे वैसे सवाल पढ़ते पढ़ते ही अब तो मुझे आप बता सकते हो ये फेस पे आएगा या क्लब होगा। मारूंगा कान के नीचे, दो हैं तो फेस पे नहीं आएंगे, क्लब करेंगे। कैश एट बैंक लिखकर फेस पर सिर्फ एक, यही तो कह रहा था, अब समझ आया। फेस पे सिर्फ कैश एंड बैंक होगा, नोट बनेगा जिसमें 1 और 2 करके इनको ऐड करके फेस पे ले जाएंगे, ठीक है। आगे स्टॉक इन ट्रेड, फेस वाला, फेस वाला। अकाउंट रिसीवेबल, फेस वाला, फेस वाला। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, हाँ इन दोनों को नेट करके फेस वाला, इनको नेट करके ले जाते हैं, ठीक है, फेस वाला, फेस वाला। एडवांसेस टू ये होते क्या, एडवांसेस, एडवांस सप्लायर होते क्या, एडवांसेस टू सप्लायर होते क्या, होते क्या, प्री पेमेंट कह रहा है भाई। मैं कह रहा हूं एडवांस सप्लायर का, तो कहता है प्री पेमेंट, नहीं होती प्री पेमेंट। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर होता है, क्या होता है बताओ, एसेट होता है। क्यों होता है एसेट, राइट टू रिसीव। मैं सुनना चाह रहा हूं, मैं सुनना चाह रहा था, ये एक राइट होता है टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। कैश वाले होश करो, कैश नहीं आता जी, ना 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 ना, गलत कह रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं गलत कह रहे हो। ये है राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। इजी ले रहे हो तुम फाइनल अकाउंट को, एक क्लास पढ़ के ली तुमने। एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू स्टाफ, अपने स्टाफ को एडवांस सैलरी दे दी, ये है राइट टू रिसीव। अच्छा कैश भी वापस ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एडवांस अगेंस्ट सैलरी देते हैं और उनसे फिर काम करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो राइट टू रिसीव गुड्स भी हो सकता है, राइट टू रिसीव सर्विसेज भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, तो ये करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, राइट टू रिसीव है। फिर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, फिर प्री पेमेंट है। यार ये अलग अलग आएंगे ना, ये तो उसमें आएंगे एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट, अडल रिसीवेबल, ठीक है, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन ये टैक्स है ना, टैक्स ये खतरनाक होता है। अच्छा खुदा ना खास्ता किसी ने इसको क्लब कर दिया तो इतना बड़ा जुर्म नहीं किया। आपने नेस्ले को भी देखा है, थोड़ी देर पहले ऐसे नजर मैं भाग गया था वहाँ से, छोड़ पता नहीं क्या कुछ आ रहा है, ठीक है ना। क्लब कर दें तो बहरहाल कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने आपको सादा सी बात बताई है कि टैक्स ना ज़रा इंपॉर्टेंट खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए अगर पेएबल है तो लायबिलिटी साइड पे फेस पे शो कर दो, अगर रिसीवेबल है रिफंडेबल टाइप है तो उसको भी एसेट साइड पे फेस पे ही शो कर देना, मेरा मशवरा है, ठीक है। तो ये फेस वाला, फेस वाला, फेस वाला, और ये तो सारे अपने दोस्त हैं पुराने, भला केड़े पीपीई वाले। लेकिन यहाँ पे ब्रेक लगाओ भाई, अगला पीपीई वाला नहीं है, अगला आजकल नवा स्टैंडर्ड वाला है, बड़ा आदमी हो गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो पीपीई का नोट बनेगा, वहाँ पर ये निकलेंगे, बुक वैल्यू आएगी फेस पर। समझ आ रही है अब कैसे सवाल लेके। इंटेंजिबल्स हैं, डेफर टैक्स नॉन करंट एसेट या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में आएगा। डेफर टैक्स दिखाऊं, डेफर टैक्स, डेफर टैक्स मैंने कहा था हमेशा ही नॉन करंट है। लाइबिलिटी हो तो लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज, एसेट है तो नॉन करंट एसेट्स में, हमेशा एसेट नॉन करंट है, ठीक है, कभी भी करंट नहीं लेना। तो यहाँ पर डेफर टैक्सेशन नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये क्या है नॉन करंट लाइबिलिटी, तो हमने भी नॉन करंट लाइबिलिटी में शो करना है इसको फेस पर। फिर जी शॉर्ट टर्म लोन फेस वाला, फेस वाला, हाँ सबूत है मेरे पास, मैंने अभी बताया था लेकिन जरा तेजी में बताया था, ठीक है, फेस वाला जी। अकाउंट्स पेएबल, एक्रूड लाइबिलिटी जिसके अंदर बिजली, गैस, टेलीफोन पेएबल वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, ये सब इकट्ठे कर दो। इन दो को भी अलग नहीं करना, इनको भी कुछ लोग इनको अलग कर भी देते हैं फेस पे, ट्रेड पेएबल अलग दिखा दिए, एक्रूड लाइबिलिटीज अलग, लेकिन हम तो इनको भी इकट्ठा कर दिया करेंगे, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट टैक्स पेएबल फेस वाला, फेस वाला लाइबिलिटी है, सब कुछ हुआ पड़ा है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है ना, देखो सीटीपी क्रेडिट हुआ पड़ा है, एंट्री हुई पड़ी है, करंट टैक्स। अच्छा इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, ये भी आ रहा है माशाल्लाह। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स को,
लो जी ट्रायल गया जे मुक। और यार शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, ठीक है ना, पढ़ाया हुआ वैसे बचपन में आपको उस्तादों ने। सब्सक्राइब्ड ये ऑथोराइज एक होगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट है ना, ऑथोराइज वो देख लेते हैं, एडजस्टमेंट ऑथोराइज होता है, फिर कुछ इशूड होता है जिसमें से सब्सक्राइब करते हैं, जो पैसे आते हैं यहाँ पे सिर्फ वो आते हैं। छोड़ें इस बात को फिलहाल, इस बात को छोड़ें। फिलहाल जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पूरा ट्रायल पढ़ लिया, कहीं इनकम एक्सपेंसेस नज़र नहीं आए। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है, इनकम्स एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में गए, वहां से कैलकुलेट हुआ प्रॉफिट। ये नहीं हो सकता कि हुआ नहीं, वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हुआ, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग हैं, ये कोई बताएगा नहीं हमें। ये क्लोजिंग लिख के हम स्टार लगाएंगे और रूल के तौर पे लिखेंगे, क्योंकि इनकम्स और एक्सपेंसेस नज़र नहीं आ रहे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल होने की वजह से, ठीक है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग है, ठीक है। बाकी बात पूरी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है, वो पता है आपको। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, नेट प्रॉफिट निकला होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हुआ होगा, तो ये क्लोजिंग बन गया होगा। अब इतनी लंबी कहानी लिखने की बजाय क्या लिखोगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस नज़र नहीं आ रहे, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है, तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग है। वो सब कुछ अगली बात आपको पता है, ठीक है ना, दरमियान वाली। ओके, लो जी सवाल तो हमने पढ़ लिया, क्लबिंग्स भी देख ली, अल्लाह खैर करेंगे। अब फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ना बच्चों, वो अंदाजे से ज़रा खुला डुला बना लेते हैं, बल्कि मैं ना आज ये कर देता हूँ कि एसेट्स अलग और लाइबिलिटीज़ अलग रख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा खुला डुला लिख लेंगे। तो BSZ लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, बताओ जरा भाई, 30 जून 2015। आप भी 2 सफ़े बनाना, आज बैलेंस शीट खुली खुली। तीसरे सफ़े से नोट शुरू होंगे, आज तीसरे सफ़े पे PPE का नोट बनेगा। सुभान अल्लाह, PPE का पूरा नोट, FAR1 भूल गया, FAR1 तो इंटेंजिबल में बना के देखा है हमने, रिवाइज कर लिया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी शक्ल बना के ना देखो मुझे, ठीक है। PPE का नोट बनेगा, उसके सब नोट्स बनेंगे, फिर उसके बाद डेटर का नोट बनेगा। नोटो नोट हो जाना है आज हमने जी, बेटा बनाने हैं, उड़ाने नहीं है प्लीज जी। यहां पर एसिड साइड से शुरू कर रहे हैं हम आजकल। एसिड्स, इधर देखो भाई, एसिड्स में नॉन करंट अब जो जहन में आ रहा है, सवाल पढ़ा ना, सवाल में क्या नजर आया है, PPE है, इंटेंजिबल है, नई एडजस्टमेंट पढ़ेंगे पता लगेगा CWIP भी है, नई एडजस्टमेंट पढ़ी तो पता लगेगा कि एडवांस में कुछ नॉन करंट है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, पहले तो आप सवाल में एडजस्टमेंट्स भी पढ़ के आपने ये काम करना होता है, तो ठीक है ना। लेकिन चलो मैं ज़रा, वो पर्चे की तरतीब वैसे यही होती है, लेकिन मैं सिर्फ वैसे कह रहा हूँ, अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वरना तो आप ऐसा करो, नॉन करंट लिखो, 4 लाइनें छोड़ो, करंट लिखो, बाकी का सवा खाली। अगले सफ़े पे जाओ, हेडिंग दो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर इक्विटी की हेडिंग दो, 5-6 लाइन, 4-5 लाइनें ही होती हैं उसकी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रियल सरप्लस, और क्या आ सकता है, जनरल रिजर्व, 5 छोड़ो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फेयर वैल्यू रिजर्व, इतना सब कुछ तो नहीं आ जाता इकट्ठा। तो 4-5 सवाल पढ़ते हुए आइडिया भी हो जाता है। तो इक्विटी के लिखकर 4-5 लाइनें छोड़ो, लायबिलिटी लिखकर बाकी का सफ़ा खाली छोड़ दो, तीसरे सफ़े से नोट्स शुरू कर दो। ये पर्चे के लिए कह रहा हूँ, पहले सफ़े पे ये पहला सफ़ा आपका बन रहा है, ठीक है ना। चलो पहले ऐसे ही करते हैं, हाँ आप पर्चे वाली अप्रोच पे चलो। आप कहोगे सर आप PPE इंटेंजिबल यहाँ लिख रहे, मतलब हम पहले ये लिखेंगे साथ, नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। हमारा एक सफ़ा ये है, उसमें हमने 4-5 लाइनें खाली छोड़ी, दूसरा अभी वही सफ़ा चल रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, करंट। अब ये करंट है, ऊपर लिखा हुआ है एसेट्स, तो करंट एसेट्स, बाकी का सफ़ा खाली। अब इसमें मुझे पता है फेस में मैंने क्या शो करना है, स्टॉक, बोलो बोलो बोलो, स्टॉक, स्टोर्स, डेटर्स, नेट ऑफ प्रोविजन करके, नेट, ठीक है, कैश एंड बैंक, और बाकी सारा जहान एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, रिसीवर्स इकट्ठे कर देंगे, ठीक है। लेकिन सफ़ा पूरा छोड़ दिया हमने, ताकि कुछ चीज़ें ज़्यादा कम हो जाएं, हम मैनेज कर सकते। पर्चे में बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहला सफ़ा हो गया, सफ़ा पलट ले, अगला सफ़ा। अब इतनी ज़्यादा अगर खुली उली बना रहे तो इधर से तंग कर लेते हैं इसको। चलो गुजारा करना है अब। वो एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स वाला नाम तो पूरा यहाँ तक भी कर दो तो नहीं आना, इसलिए मैंने छोटा ही रख दिया इसको, ठीक है। लो भाई,
उसके बाद आपका सेकंड पेज अब ओपन हो गया है, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड पेज, यहाँ पे जाके आप दोबारा से तो नहीं हेडिंग बनाने लग जाएंगे ना, यहाँ पे आप जाके हेडिंग बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें ये डबल अंडरलाइन थी ना, एसेट साइड थी और ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है। इसमें पहले आएगी, ये मैं प्रॉपर फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, पर्चे में ऐसे करना है। इक्विटी सवाल में पढ़ा है, वैसे हमें सिर्फ 3 ही नजर आए हैं, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस। कोई नहीं, आप 4 लाइनें छोड़ लो। उसके बाद हेडिंग दो लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में बच्चों, अच्छा 4 नहीं, मेरे एक में नाम लिख लो, याद आ गया मुझे, एक एडजस्टमेंट आगे नहीं पड़ी हुई ना, असल में एडजस्टमेंट्स पढ़ के आप फॉरन आते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल भी आ रहा है तो उसका डिस्क्लोजर भी देना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे 5 लाइनें छोड़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेडिंग बनाएं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में कुछ होंगी नॉन करंट और कुछ होंगी करंट। सवाल को पढ़ते पढ़ते कोई लॉन्ग टर्म लोन नजर आया था? ऐसे ही दिल कर रहा है देख लूं, शॉर्ट टर्म ही नजर आया था। अरे अपना दोस्त डेफर्ड टैक्स तो पढ़ा है लायबिलिटी साइड पे, तो चलो ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, देख लेते हैं। आप ना ऐसा करो, एक नजर आया ना तो 3 लाइनें छोड़ दो, 2 लाइनें तो कम से कम छोड़नी होती हैं, ठीक है। आप 3 छोड़ देना, मैं 2 जरा जगह तंग होती है, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज, ये पर्चे में आप ऐसे चल रहे होंगे, ठीक है। रुपीज इन मिलियन है, तो रुपीज इन मिलियन सवाल कर रहे हैं हम, रुपीज इन मिलियन। चलो थोड़ा सा यहां पे फिर गुजारा कर ले। चलें जी, अब ये आपके 2 सफ़े पर्चे में हो गए। आपसे बैलेंस शीट का नोट मांगा था, बैलेंस शीट विद नोट्स मांगा था उसमें। अच्छा, जैसे इनकम स्टेटमेंट था सवाल था, तो मैंने उसमें भी यही करवाया था, कोई फिगर्स नहीं लिखवाई थी, सिर्फ आपको बताया था जो मैक्सिमम चीज़ें आ सकती हैं। वैसे सवाल पढ़ के शुरू करते हैं तो 1-2 चीज़ों का पता भी लग जाता है कि ये नहीं आ रही हैं, ये आ रही हैं, ठीक है ना। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक समय पे फॉर्मेट बन जाता है। हमने बनाया था सेल लेस कॉस्ट जीपी, इवन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी हो तब भी वो बीच में ऐड हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आगे से हमने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जैसे काम चलता गया। फिर उसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें देख दी थी, डोनेशन वाला, ऑर्डर रेमुनरेशन वाला, सैलरी के अंदर प्रोविडेंट फंड पड़ा है वो वाला, ठीक है। अभी रॉयल्टी और एग्जेक्टिव वाला बना के भी देख लेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में मैक्सिमम क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना आपको आती थी अकाउंटिंग से, बोलो। बाकी मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट सिखा दी। बाकी चीज़ें को आपको पता है, जो हमने सवाल किया था उसके अंदर हमने देखा था, अगर लीज है, अगर वो पहला सवाल याद करो, अगर लीज है तो गलती से कुछ और किया तो हमने लीज वाला काम किया था। अब उसका इंटरेस्ट कहाँ जाना है, उसकी लायबिलिटी कहाँ जानी है, उसका राइट ऑफ यूज़ कहाँ जाना है, सब पता है। तो उस हिसाब से नोट्स तरतीब से बनाते जाओगे, बाकी कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसे ही आज बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं विद नोट्स। तो पहले क्या किया, पहले सफ़े पे एसेट्स, दूसरे पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक हो गया। यहां पे कहानी हुई खत्म। उसके बाद कहानी शुरू होती है नोट्स की, ठीक है। तो बाकायदा BSZ लिमिटेड लिखेंगे, BSZ लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। अच्छा, अब यहाँ पर नोट्स जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते जाएंगे। वैसे पर्चे में तो नोट 1 लिख कर भी काम चला सकते हो, लेकिन वैसे तो आपको बचपन से एक बात सिखाई हुई है, यहाँ पे कोई नंबर भी लिख सकते हो आप, क्योंकि सारे नोट्स तो नहीं बन रहे, लेकिन आप आज 1 से शुरू करना, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे नज़र भी नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं, और सबसे पहले मैंने आज बनवाना भी आपसे वो FAR 1 वाला PPE का नोट है, जैसा IAS 38 में आपको रिवाइज भी करवाया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फिर नोट नंबर 1 आज हमारा कौन सा है, नोट 1 लिख दो, N1, ये लो N1। वो इसलिए 10-12 लेते थे बेटा, क्योंकि उसमें ना सारी बैलेंस शीट बन नहीं रही होती थी, तो पता नहीं कौन सा नंबर होगा। आज तो सारी बैलेंस शीट सामने है, हो सकता है कोई इनकम स्टेटमेंट पहले बना रहा हो तो यहाँ पे 10 नंबर से शुरू हो जाए, तो 10 भी लिख दोगे तो गलत नहीं है,
अज्यूमिंग के इनकम स्टेटमेंट के अंदर 1 नंबर से शुरू होगा नोट। 1 नंबर तो वैसे ही पॉलिसी का नोट्स होते हैं, अंग्रेजियां लिखनी होती हैं, वो भी सिखाना है आपको, और ठीक है ना। बहरहाल छोड़ो इसको, नोट 1 बस ठीक है। नोट 1 किसका बनाने लगे हैं जी आज? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, अब कितने को नजर आए थे आपको ये आइटम्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के? 3-4 थे। लैंड था, देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। इधर देखो, आऊं सर या आपने आना? अच्छा ज़रा पॉज कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोबारा। अच्छा माजरत जी, ज़रा क्लास को ब्रेक करना पड़ा, कोई काम छोटा सा पड़ गया था मुझे। तो ये वाला नोट, अब चूँकि क्लास के लीगल टाइम में कोई 35 मिनट 40 मिनट रह गए हैं, तो सुन लें 35 मिनट। तो ये नोट जो यहाँ बनना है, ये नोट का फॉर्मेट यहाँ बनाता हूँ, लेकिन अब बनाता उसको नोटबुक पे हूँ, ठीक है। तो नज़र क्या क्या आ रहा था हमें? लैंड है, फर्नीचर है, क्यूमुलेटिव उसका मशीन है, और बिल्डिंग है। तो 4 एसेट्स हैं। फ्री होल्ड लैंड, फिर क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिर मशीन, फिर बिल्डिंग, और फिर यहां पर टोटल। तो ये आपने फॉर्मेट बना लेना है। अब बल्कि यार यहीं पे ही बना लेते हैं, इसकी वैल्यू यहां पहुंचा देंगे, और ये फिर मैं कल घर से बना के ले आऊँगा। क्या ख्याल है? ये नोट तो फटाफट पूरा करते हैं, ठीक है। ये यहीं पर अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब ज़रा अदर इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ लें। अदर इन्फॉर्मेशन में पॉइंट 1 में कहता है फर्स्ट रिवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट इन 2011। हम खड़े हैं 15 में, पुरानी रिवैल्यूएशन है। एंड अ सरप्लस ऑफ, रिजल्टेड इन अ सरप्लस ऑफ 120। अजीब बात नहीं, 18 में किसने बोला? 15 में खड़े हैं, 11 में रिवैल्यूएशन हुई थी। उस वक्त जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो सरप्लस 120 आया था। आज भी देखते हैं तो 120 ही है। ये क्या चक्कर है? फ्री होल्ड लैंड रिवैल्यू हुआ था। डेप्रिसिएशन हो तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जितनी ट्रांसफर होती है ना, अगर लैंड हो तो आपको याद होगा FAR 1 में आपने पढ़ा था, इसको 23 करा दें यार, FAR 1 में पढ़ा था आपने कि लैंड जो होता है वो डेप्रिशिएट नहीं होता, तो उसका कोई सरप्लस है तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। जब वो एक्चुअल में बिकेगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, या कोई लॉस आ जाए तो वो लॉस उसको खा लेता है आगे, ठीक है। अच्छा, तो खैर ये पता चला, बताया था उन्होंने रिवैल्यू करके, ठीक है। 11 में हुआ था, डिस्क्लोजर्स तो बनाने पड़ेंगे, हम बताएंगे आखिरी रिवैल्यूएशन 11 में हुई थी। मैसर्स MSSS DCCs पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो सारा कुछ हम लिखेंगे, ठीक है। ये सारा लिखने के बाद डिटेल ऑफ वो हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाली बात भी करेंगे। फिर मूवमेंट सरप्लस अगर बनानी है वो भी बनाएंगे, ठीक है। ये हर साल बनाने होते हैं। FAR 1 में कोई ऐसा एक सवाल नहीं आया था, क्योंकि वो बैलेंस शीट का सवाल नहीं ना होता था, वो सवाल होता था नोट का। तो वो कोशिश ये करता था कि इस साल में रिवैल्यू करवाऊं, ताकि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो इस साल के अंदर नज़र आ सकें, लेकिन यहाँ पे उसने फनकारी लगाई। खैर चलो, इसको पढ़ने से ये ज़रूर पता लग गया कि इस साल रिवैल्यूएशन नहीं है। तो जब मैं इधर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखूंगा तो उसमें सिर्फ कॉस्ट मॉडल वाली चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ओपनिंग बैलेंस, हाँ लिखी बैठे थे, कोई बात नहीं, सवाल नहीं ना पड़ा था, ये सबक है ना जी। ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद एडिशंस, डिस्पोजल्स। अगर इस साल में रीवैल्यू हुआ होता हमारे साल में तो 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ट्रांसफ़र और रीवैल्यूएशन। मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड के अंदर ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग। रिवैल्यूएशन होती तो ट्रांसफर की एक एडिशनल लाइन आ जानी थी, ठीक है। लो भाई, डिब्बे बनाओ, डिब्बों वाले, शाबाश शाबाश, बनाओ डिब्बे बनाओ। डिब्बे में केक्स। चुप कर जाओ, बिरयानी नहीं मिलनी फिर भी तुम।
हाँ, ये तुमने मुझे कहा है ये वाली बात नुमान? अच्छा, तो अल्टीमेटली मुझे भी कहा है ना। इधर क्लोजिंग्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा बनता ही वही है यार नुमान। अब पहला कहता है मिसरा अच्छा था, दूसरा है ही वही। आपने छोटे होते हुए कार्ड नहीं लिखे थे अपने फ्रेंड्स को ईद पे? डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त, यही लिखते थे, मेरा दोस्त लाखों में एक ही तो शेर आता होता था उस वक्त। वैसे तुम हो भी ऐसे ही। अच्छा, मशीन जो है उसका डिब्बा छोटा है किंगडम। चलो, फिगर्स कितनी कितनी है, आ जाएंगी पूरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लो भाई, यहाँ पर क्लोजिंग्स आ जाएंगे इनके, ज़्यादा ऊंचे शुरू हो गए, जल्दी 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 जल्दी। और उसके बाद ज़रा जाकर सवाल से देखकर मुझे बताएं कि इनमें से कौन कौन सा डाटा हमारा गिवन है। ये सारी चीज़ें तो मैंने लिख दी हैं, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल्स, क्लोजिंग्स। यहाँ पे क्लोजिंग्स आएंगे। बिल्कुल मत माइनस लिखना जब तक कंप्लीट ना कर लें ऊपर वाला सवाल, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इन दोनों क्लोजिंग्स को नेट करेंगे तो बीवीज आ जाएंगी। उसके बाद आपको पता है मेजरमेंट बेसिस आप लिखते हैं, फिर लाइफ या रेट लिखते हैं, फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लिखते हैं। उसके बाद नोट नंबर 1.1, फिर नोट नंबर 1.2, फिर नोट नंबर 1.3 एंड सो ऑन। ऐसे काम चलता है, ठीक है ना? याद आया कुछ? चलो, सवाल में उसने पॉइंट 1 में बताया है फ्री होल्ड लैंड रीवैल्यू हो रहा है। सवाल नंबर 2 में कह रहा है डेप्रिसिएशन निकालने के ये तरीके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैप्चर करते हैं, बिल्डिंग का रेट ये है, फलां चीज़ का ये है, फलां चीज़ का ये है, कंप्यूटर वगैरह का भी दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर, ये कुछ CWIP की एडजस्टमेंट है। फिक्सचर्स एंड फर्नीचर के बारे में कुछ बताया हुआ है। यानी ये सारी डिटेल जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की, मशीन वॉज सोल्ड, ये सारी PPE की है। उसके बाद पॉइंट 3 में रिसीवेबल्स डेटर्स की बात कर रहा है। पॉइंट 4 में एडवांस टू सप्लायर की बात कर रहा है, जो पढ़ के आए हैं, कोई एडजस्टमेंट है। पॉइंट 5 में कैश एंड बैंक की बात कर रहा है कुछ, और पॉइंट 6 में ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन है। ये सारे डिस्क्लोजर बहुत आसान है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, हो सकता है इसको मैं कल पे ले जाऊं, लेकिन तब ले जाऊंगा ना जब आज वाला तो पूरा करें। PPE का सबसे अहम, तो सबसे पहली चीज़ जो PPE का नोट बनाना शुरू किया हमने, वो क्या है? मुझे बताओ, ये फ्री होल्ड लैंड जो रीवैल्यूड अमाउंट पे नज़र आ रहा है, ये 375, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग? कैसे पता चला? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल। तो भाई ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये कहाँ नज़र आएंगे? यहाँ नज़र आएंगे। इधर देखो 370, हाँ जी, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि उसने कहा है रेलेवेंट नोट्स बनाओ, और जालिम ने ट्रायल क्लोजिंग दे दिया। बैलेंसेस सारे क्लोजिंग हैं। अब रेलेवेंट नोट्स में PPE का नोट तो बनता है, अब वो तो बनाना ज़रूरी है। डाटा उसने इस तरह से दे दिया है कि हम रिवर्स वर्किंग कर सकें, लेकिन करनी रिवर्स वर्किंग थी। रिवर्स वर्किंग ना बोलो, ऐसे बच्चे समझेंगे पता नहीं क्या कौन सा काम कर रहे हैं। बस फिलहाल क्या गिवन है? क्लोजिंग कॉस्ट 375, फिक्सचर्स कितने हैं जी? फर्नीचर फिक्सचर्स 27, मशीन 85, 150 की बिल्डिंग। डन। उसके बाद इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8, 27, 26। 8 आसान है, मुश्किल नहीं है। 8, 27, 26, लैंड 8, अच्छा 27, अच्छा 8 लिखा ही नहीं। 8, 27, 26। इसको कतन भी आपने अभी ब्रैकेट नहीं लगानी, एंड पे देखेंगे, क्योंकि अभी तो आज रिवर्स वर्किंग मतलब ऊपर प्लस माइनस करना है, वो माइनस बहुत कंफ्यूज कर देगा। एंड पे जब सब कर लेंगे ना, तो बस फिर माइनस लगा के बुक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? लो भाई, एकदम से ये 7 फिगर्स ट्रायल से निकल गई हैं, सवाल में आ गई हैं। पॉइंट 1, द फर्स्ट रीवैल्यूएशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड वॉज कैरिड आउट इन 2011 एंड रिजल्टेड इन अ सरप्लस ऑफ 120। द वैल्यूएशन was carried out by under market value basis by an independent valuer, Mr. D, chartered civil engineer of MS SSS Consultant Private Limited, Islamabad.
ठीक है, इस सारी लाइन में कहीं ये पता लग रहा है कि इस साल कोई रीवैल्यूएशन हुई है, ठीक है। लेकिन आज आपको ये पता लगा ये रीवैल्यूएशन का नोट हर साल देना होता है। रीवैल्यूएशन 11 में हुई थी ना, कहाँ खड़े हैं 15 में, तो 15 में भी ये नोट बनाना है, ये लिखना है। क्या लिखना है, क्या लिखना है, लास्ट रीवैल्यूएशन एज इट इज उठाकर लिख दो, वॉज परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर मैसर्स मिस्टर, अच्छा मिस्टर डी का नाम भी लिखा है कि पता लगे कि ये कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, कोई कज़न नहीं है, कोई खाला पुप्पी का लड़का नहीं है जैसे रिवैल्यूएशन करवाई है, नाम बताया उन लोगों को, यूजर्स को, और बताया ये इंडिपेंडेंट है। तो ये अब लाइन में पूरी नहीं लिख रहा, लिख लोगे ना, लास्ट रिवैल्यूएशन, बल्कि यूँ लिख लो जरा, लास्ट रिवैल्यूएशन वॉज परफॉर्म्ड ऑन कब, 2011, अच्छी बात है, हम भी ये लिखेंगे, इन 2011 बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मिस्टर, कितने गया, मिस्टर डी, सिविल चार्टर्ड सिविल इंजीनियर ऑफ MSSSS कंसल्टेंट PVT, ये डॉट तक आपने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, भाई जा रहा है छोड़ के हमें आधे रास्ते में। N1.2 ये क्या होता था, याद करके बताओ क्या होता? Had there been no revaluation, this land would have shown a book value of, book value, ये book value होती है, ये बुक वैल्यू होती है रीवैल्यूएशन मॉडल वाली। हम बुक वैल्यू शो करते थे कॉस्ट कि कभी रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती, याद माजी अजाब नहीं है, ये तो इंट्रो वाला याद माजी भी आपको नहीं अजाब लगना चाहिए, वो भी नेमत है। यहाँ पे ज़्यादा पता, अच्छा FAR 2 में ज़्यादा इंट्रो यूज़ हुआ था, देखा आपने, चलें, जो पढ़ा ही नहीं था, जितना को पढ़ना था वो पढ़ा दिया था जी। Had there been no revaluation, लैंड फ्री होल्ड लैंड, अब ये मैं कल नहीं ना बनाऊंगा नोट, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको यहां बना दिया, फ्री होल्ड लैंड वुड हैव शोन आ बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू, जो भी लिख लें, आ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज, अब ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ये नोट अलग चीज है, वर्किंग्स बिल्कुल अलग, इंडिपेंडेंट डिफरेंट चीजें हैं, कभी भी इनको मिक्स नहीं करना पर्चे के अंदर, नोट्स अलग चल रहे हैं। इसका मतलब पेज नंबर 1 ये है आपका, पेज 2 ये है, पेज 3 ये है, इस पे तो सारा ये नोट आ जाएगा, पेज 4 भी छोड़ दिया कुछ और नोट्स के लिए, पेज 5 से जाके वर्किंग शुरू करें। नोट्स और वर्किंग को मिक्स नहीं करना, ठीक है। वर्किंग में करनी पहली लगाऊं, शक्ल ना बनाओ, कोई वर्किंग हमने पहले नहीं की, पहली वर्किंग अभी सब नंबर 1 वर्किंग में ये कर रहा हूं, ठीक है। तो वर्किंग्स में नंबर 1 मसला ये है कि हमें रीवैल्यूड अमाउंट दी गई है 375, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस और बुक वैल्यू ये नहीं गिवन, सरप्लस गिवन है, तो फिर बैलेंसिंग, भाई देखो लैंड है ना, बी कॉन्फिडेंट, कोई लंबी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, लैंड है ना, ये जितना था उससे 120 बढ़ के अभी तक उतना ही पड़ा है पिछले 3-4 साल से, 2011 से। तो जब रीवैल्यू किया होगा तो 255 ही होगा, पहले कौन सा डेप्रीशिएट हुआ पड़ा है, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू कैसे निकाली हमने, रीवैल्यू होकर 375 पे आया पड़ा है, कितना सरप्लस इसका आया था 11 में 120, तो 11 में इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी 255, बस, ठीक है। यहां पे हमने लिख दिया ₹255 मिलियंस वर्किंग नंबर 1, ऐसे रेफर करना है हमने वर्किंग नंबर। कर दो, अब मैंने वर्किंग कर दिया, मैं ब्रैकेट में क्यों शो करूं, मैंने तो मेहनत कर ली है ना। चलो जी, पॉइंट 1 इज ओवर। पॉइंट 2, अच्छा वैसे आपस की बात है, पॉइंट 2 में क्या बता रहा है, पॉइंट 2 में कहता है डेप्रिसिएशन लैंड पे ये होनी नहीं है, फिर कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की, लैंड इसमें नहीं है, फिर फर्नीचर खरीदा है, लैंड की बात नहीं हो रही, फिर मशीन बिकी है, इसका मतलब मैं लैंड को तो ख़त्म फाइनल भी कर सकता हूँ और एक तरीका भी सामने, अच्छा चलो एंड पे ही करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ते रहो ताकि इकट्ठी एक दफ़ा बैलेंसिंग हो और सबका पता लग जाए।
घड़ी की तरफ मत देखो, काम है ही कोई नहीं करने वाला, तुम समझ रहे हो ये नोट तो पूरा नहीं होना। ये कोई FAR 1 का सवाल थोड़ा ही है कि इसके नोट को बनाते हुए तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा। ऐसे 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 बनने, अभी देखना। नंबर 1 डिटेल्स ऑफ एडिशन, नंबर 1 बुलेट बाद में पढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ एडिशंस, disposals, depreciations of fixed asset during the year 15 are given below. Number 1, company uses straight line method for charging depreciation or amortization. Building is depreciated at 5%, 10% amortization या depreciation है मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, बाकी सबका, यानी बिल्डिंग का 5%, बाकी सबका 10%। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड पे निकालेंगे, पहले फिगर्स बाकी पूरी कर लें। एडिशन को आगे दिया हुआ है, कोई डिस्पोजल दिया हुआ है, फिगर्स पूरी नजर आएंगी तो फिर वर्किंग्स भी कर लेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी कर लेंगे। अब पॉइंट 2 पे आते हैं। बुलेट 1 मैंने छोड़ दिया, बुलेट 1 में डेप्रिसिएशन रेट्स वगैरह हैं। ठीक है। अच्छा, बुलेट 2, कंस्ट्रक्शन ऑन 3rd फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 15। हमारा साल 30 जून 15 पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, और वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी यहाँ कहीं पे और ख़त्म होगी यहाँ कहीं पे। हमें इससे क्या, हमारे साल में शुरू होकर अगले साल में ख़त्म हो, हमें इससे क्या। मसला सिर्फ इतना सा है कि इस 3 महीने के अरसे में जो गारा, मिट्टी, सीमेंट, बजरी, सरिया, रेत, लेबर शेबर सारा कुछ लग चुका है बिल्डिंग पे, उसको कैपिटलाइज करना होता है। करना होता है, नहीं करना होता, कैपिटलाइज करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑन 3rd फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन 1 मार्च एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट ऑन 30 सितंबर। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 20 मिलियन, वॉज कैपिटलाइज्ड ऑन 30 जून। कोई गलती की हमने? नहीं बेटा, कोई गलती नहीं है। इस लाइन को पढ़ के कोई गलती सामने नहीं आ रही। कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन जो CWIP पे 30 जून तक लगी है वो कैपिटलाइज होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। ये जुमले में कोई गलती नहीं है, कैपिटलाइज होना चाहिए था। इतनी कॉस्ट लग गई, इतनी ईंटें लग गई, इतनी बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत लग गया, इतनी लेबर पे कर दी, ये तो बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होना चाहिए था ना। ये सही है, लेकिन जैसे उसने लिखा हैज़ बीन कैपिटलाइज तो हम चल पड़े, निकल खड़े हुए। देखें ये कैपिटलाइज है तो क्रेडिट तो हो नहीं ना सकता। डेबिट साइड पे कहाँ नजर आ रहा है? तो यूं गए 20 है ना, 20 नहीं नजर आ रहा। अब फिर ये हो सकता है कैश एंड बैंक में क्लब हुआ पड़ा हूँ। ऑब्वियस की तरफ जाओ, वो कह रहा है कैपिटलाइज हो गया है, फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो बिल्डिंग के अंदर उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया है। जबकि हमने ये पढ़ रखा है कि इसको कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस को, जो बचपन में आप पढ़ के आए हैं, फेस के ऊपर अलग शो करो, बिल्डिंग को अलग शो करो। ठीक है। तो अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है, ये जो 150 हमने यहाँ लिखा है, इसको ऐसे ही काट कर 130 कर लें। यहाँ से 20 निकल जाएगा और वो 20 यहाँ पे तो PPE आएगा ना इंशाल्लाह, इंटेंजिबल आएगा, और यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। आपको जी इंटेंजिबल अभी नहीं ना आया, आप ऐसे ना करो, PPE चल रहा है, चलो ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, जैसे आप PPE के साथ इंटेंजिबल बाद में आ जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, PPE आपका यहाँ आ रहा होगा, जो कि नोट नंबर 1 से आपका निकल आना है अभी। ठीक है, उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना जी? 20। ये मैंने बेसिकली रेक्टिफाइंग एंट्री कर ली। अगर एंट्री बनाना चाहो तो एंट्री क्या की है? CWIP डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। अब पर्चे में ना तो इसको आपने 130 करने लग जाना है, ना इसको गीचू करना है, साफ सुथरा यहाँ पे एक लाइन लगानी है, इस तरह से ये काम कर देना है। ये सही है बिल्कुल, ठीक है। जान के पहले नहीं पढ़ाया, क्लोजिंग्स उठाए हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। वरना आप फेस के ऊपर ही यूं तोड़ लेते, 130 और 20 करते, यहाँ पर लाते ही 130 और 20 उधर ले जाते, ये भी ठीक था। सही है, चलो यहाँ तक को मसला हो गई है एडजस्टमेंट आपकी। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्सचर वर्थ 8 मिलियन वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 15। जो पता लगता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर में एडिशन कितना है? 8। अभी कुछ नहीं पता ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, डिस्पोजल क्या है, क्लोजिंग तो पता, ठीक है ना। बस ये पता लगा कि एडिशन कितना हुआ है
फर्नीचर में 8 रुपए, जो पता लगता जा रहा है लिखते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ मशीन वॉज सोल्ड ऑन 28 फरवरी। डेट शीट तो तब देखते हैं जब डेप्रिसिएशन की बारी आती है। फिलहाल तो मैं एसेट अकाउंट के अंदर कॉस्ट की तरफ जा रहा हूं, अक्यूमुलेशन निकालने के लिए फिर देखेंगे किस डेट को बिका है, ठीक है ना। तो मशीन वॉज सोल्ड ऑन 28 फरवरी टू एनजे एंटरप्राइजेज, नाम शाम बता रहे हैं, आज डिटेल ऑफ डिस्पोजल बनाएंगे, हाँ, एट अ प्राइस ऑफ 13 मिलियन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। और हमें फिलहाल तो क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, एट द पॉइंट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट वॉज 15 मिलियन एंड WDV वॉज 10 मिलियन। नहीं, WDV भी चाहिए, WDV भी चाहिए, WDV से यूज करके अकोमोडेशन निकालनी है हमने, कौन कैलकुलेशन करने बैठेगा, वो डिस्पोजल क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट इज 15 मिलियन एंड WDV इज 10 मिलियन। अब WDV इधर देखो, WDV को तो मैंने यूज करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मैं कहूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लो भाई, लगे हाथों, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू, हाँ चलो 10, जाओ भाग जाओ भाग जाओ, हमें तुम्हारी अब जरूरत कोई नहीं है, हमें तो ये चाहिए था। तो यही नोट के अंदर यूज होते हैं, जाने वाले की कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस हो जाएगी, मशीन है ना, इधर एसेट अकाउंट से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी इसके एक्यूमुलेशन में से। कुछ समझ आ रही है? पक्की बात है, मुश्किल तो नहीं लगा। अब भाई सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं खत्म, अब सिर्फ निकालनी है डेप्रिसिएशन, सही है। 1 बाय 1 शुरू करते हैं। लैंड की कितनी डेप्रिसिएशन होगी, अच्छा चले नंबर 2 जी, जरा और क्लोज ना कर दें इसको, टोटल शोटल आप घर पे बनाते रहना, फिर थोड़ा सा और जगह बना, जितनी को बन सके वो तो बनाए ना जगह। ओके, नाउ अच्छा बच्चों, मैं ठीक हूं जी अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, बल्कि मैं यूं कह देता हूं, ये क्या निकालने लगे हैं हम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बस एक बार लिख दिया, अब आगे लिख लेते हैं जी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। बच्चों देखो, अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो आपको ओपनिंग्स एडिशंस वगैरह का पता होना चाहिए, ठीक है। सवाल में कोई डिस्पोजल नहीं गिवन, फर्नीचर का एडिशन हुआ है तो 27 से वर्क बैक करना है, तो प्लस होने वाली चीज को क्या करोगे, तो माना के नोट में ऐसी चीजें नहीं लिखते, लेकिन थोड़ा बहुत तो अब हमने बताना भी है ना एग्जामिनर को कि ये कैसे निकाली फिगर हमने। तो ये क्या आ गया जी, बैलेंसिंग, क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 19। तो ये हमारा लेजर, ये वही लेजर है, ये ऐसे ही बन सकता था, फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्लोजिंग कितना गिवन है, 27। सवाल ने बताया 8 का तो हुआ है एडिशन, तो ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग निकाल लिया हमने, कितना, 19। ये ऐसे करके बनता है, तो वही हम यहाँ क्यों बनाएंगे टाइम ज़ाया करने के लिए, बन तो गया था लेजर स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, ठीक है। और अगली बात सुनो, इस क्लोजिंग की हमें डेप्रिसिएशन के वक्त कोई ज़रूरत भी नहीं होती, एसेट अकाउंट के ओपनिंग की, एडिशन की, डिस्पोजल की ज़रूरत होती है, क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती। समझ आई ये बात? तो अब आए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है और 5% है, नहीं 10% वाला एसेट सामने आ गया, चलो ठीक है, 5% वाले को नहीं लिफ्ट कराई हमने, वो कौन सा है, अच्छा वो एंड पे है, अच्छा ठीक है जी। तो 10% है, स्ट्रेट लाइन है। अब पागल नहीं है वो बच्चों की तरह हम वर्किंग कर रहे हैं ना, बच्चों की तरह पहले लिखें जी ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, वो दिमाग में चलेगा, बस वो दिमाग में चलेगा, करना वही है। ऑन ओपनिंग कितना है, 19, ऑन एडिशन कितना है, 8, लेकिन वहां नहीं, वो काम नहीं करना, वो यहां पर हो चुका हुआ है, पर्चे में ये काम नहीं करना। अब ऑन ओपनिंग डिस्पोजल तो कोई है नहीं, इंटू 10% इंटू 12/12 1.9, ऑन एडिशन
8 मिलियन का एडिशन है, 10%, लेकिन डेट गिवन थी। एडिशन फर्नीचर फिक्सचर में 8 मिलियन का एडिशन जो है वो कब हुआ है? 1 अप्रैल 15 को, अप्रैल मई जून, 3 महीने, ठीक है। तो इंटू 3/12, आंसर इज 0.2 जी, 2.1। ओके, नाउ दिस डेप्रिसिएशन रिलेट्स टू फर्नीचर, ऐसे ही है। अब देखो ये लेजर पूरा हो गया, ये भी पूरा कर लो, कोई डिस्पोजल तो है नहीं, वर्क बैक करो, ओपनिंग बैलेंसिंग निकालो, 5.9। लो जी, नोट बन गया। बाकी तो बस कंप्लीट ही करना है, तरीका आपको समझ आ गया, ठीक हो गया। चलें आगे, चलें नेक्स्ट है मशीन। ये देखो, ये तो इसमें कुछ ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, ये भी पूरा हो चुका हुआ है बच्चों, इसकी डेप्शन तो वैसे ही कोई नहीं होती, ठीक है। तो ये खत्म, बाद में बुक वैल्यू एंड पे। नेक्स्ट मशीन, ये वर्किंग चल रही है, नोट से अलग थलग, ये 5वें सफ़े पे, ये 5वां सफ़ा है आपका, ठीक है ना जी। मशीन की डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग, अब सही जैसे इधर आए फौरन जहन में आया यार इसका तो सब कुछ चाहिए हमें, ठीक है। तो जब हम आए तो एडिशन इसका कोई नहीं था, लेकिन 85 से वापस जाना है तो माइनस वाली फिगर को ऐड करते हैं, तो कितना आ गया? 100, ठीक है ना। अब वैसे लेजर बनाने की जरूरत तो नहीं है, तो बोलो, पक्की बात है जी। अब ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल सामने आ रहा है, ऐसे ही करते थे ना, इनटू 10%, कितना आ गया जी? 8.5। एडिशन कोई है नहीं, डिस्पोजल तो है। डिस्पोजल कितना है कितना? 15। अच्छा, इनटू 10%, डेट देखते हैं, डेट है जी बिकने की 28 फरवरी, तो 6, 7, 8 महीने हमारे पास रहा, 8 महीने रहा, इंटू 8/12 जी, 1। ओके, अब आप कहोगे जी ये 5 कैसे आया? भाई वो डेट ऑफ परचेज नहीं गिवन थी ना, वो तो वहां से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन है, इस साल में तो इतनी बनती थी, डेट उसने बताई हुई है, ठीक है बेटा। ओके, तो 9.5, लो जी मशीन भी गई, 9.5। बैलेंसिंग निकालो, हैं 27 प्लस 5 माइनस 9.5, 22.5। नोट बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। लास्ट रह गया जी बिल्डिंग। बिल्डिंग में ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, तो ये तो 130 ही आ गया। हाँ डेप्रिसिएशन है, वो तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे ना वर्किंग करने की जगह भी नहीं होती, तो इसलिए छोटी छोटी वर्किंग कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन तो ऊपर लिखा हुआ है, किसकी जी डेप्रिसिएशन? बिल यार मशीन कि तुम करवाने लगे थे मशीन अब जी। ओके, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, तो 130 इंटू ये 5% है, और स्ट्रेट लाइन ही है ना। ओके जी, 6 पॉइंट, शुक्र है रीवैल्यूएशन लैंड पे थी। चलें बस जी, यही टोटल है, यही टोटल है, ठीक है। 6.5, 6.5 जी, तो ये कितना आ गया? 19.5। अब देखो इधर मैं सिर्फ ये लिख दूं ना, वर्किंग नंबर 1, तो सारी ही फिगर्स आगे मैच हो गई, ठीक है। वर्किंग 2, सॉरी, ठीक है जी। चले जी, अब ये सब कुछ बन गया है। इधर देखो, ये करने से पहले मैंने यहां माइनस नहीं लगाया था, अब लगाओ माइनस, ये 375, यहां माइनस पहले लगा दो ना, तो फिर ये वर्किंग कंफ्यूज कर देगी आपको, ठीक है जी। 27 माइनस 8 19, 85 माइनस 27 माइनस 58, 130 माइनस 26 104। अब पर्चे में अगर टाइम कम हो तो एक ही टोटल यहाँ लिख देना, वैसे बता दो
लेकिन वैसे तो नंबर होते हैं, हर एक टोटल को अलग अलग करना है आपने, ये सारे, ठीक है ना। लेकिन आप घर पे कर लेना भाई, मुझे बस ये टोटल बता दो क्योंकि मैं इसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ बस। कितना? 556। आज सही कहानी सामने आई। वैसे तो FAR 1 में भी बताते हैं उस्ताद आपको, लेकिन आज सही मानों में पता लगा कि यहाँ पर नोट नंबर, नोट्स की हेडिंग दी होती है ना ऐसे, ये देखना, जाके देखना आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेस्ले वाली, उसमें भी ऐसे ही लिखा होगा नोट नंबर 1 और 556, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कोई नोट तो नहीं बनाया हमने, इसलिए मेरे ख्याल में उसको रेफर करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब दो सब नोट्स अभी भी रहते हैं, ठीक है। एक है 1.3 मूवमेंट इन, बना दो, बनाने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन अब मैं बना यहाँ रहा हूँ, ठीक है ना। वो नोट्स चलते आ रहे हैं, तो नोट्स चलते आए और सफ़ा ख़त्म हो गया। अब ये देखो ना, ये असल में तो ऐसे सफ़ा शुरू होगा, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। आपका तो दूसरा सफ़ा मौजूद है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नोट नंबर कौन सा जी, 1.3, यही है ना, याद है कुछ बना करता था, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो वो जिद करेंगे ना बच्चे, मैंने इसलिए लिख दिया ओपनिंग, अरोज, ट्रांसफर्ड और क्लोजिंग। अब इसमें ओपनिंग कितना था, अरोज, ट्रांसफर्ड, क्लोजिंग, तो लिखना है तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, मूवमेंट तो थी कोई नहीं, खैर। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर मैं कल जो, बल्कि कल नहीं, ये तो 2 मिनट में बन जाना है, ये 2 मिनट बनाकर बस फिर पीपी को ख़त्म करते हैं और कल फिर इससे आगे बात शुरू करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा जी डिटेल ऑफ डिस्पोजल्स। अच्छा बच्चों, पीपी का नोट तो कंप्लीट हो गया है, डिटेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ पीपीई का एक नोट बना करता है, जो मैंने आपको दिखाया था, वो ढेर सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर हमारी सिर्फ एक चीज़ बिकी है और वो है मशीन। लेकिन इस मशीन के बारे में देख कर आए थे, क्या क्या बताया था हमने ज़रा 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 ज़हन पे जोर डाल के बताओ। कॉस्ट नहीं, वो मोहम्मद इकबाल बाद में, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड पूरा लिखना। अब इसकी वजह से आपके सामने जब बुक वैल्यू भी आ जाए और बुक वैल्यू आ जाए और सेल प्रोसीड भी आ जाए, तो उनके डिफरेंस से आप गेन या लॉस निकाल सकते हो, तो गेन या लॉस। और उसके बाद मोड क्या था, मोड ऑफ जी निगोशिएशन थी या टेंडर था या क्या था, ऑक्शन थी, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, अब वो इकबाल आपको याद आ रहा है ऑफ इकबाल, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, और सारा कुछ ही ले गया था, पैसे भी दे के गया सी पाए न। और क्या था, रिलेशन, हाँ पहले ही हमने बता दिया थर्ड पार्टी, लेकिन अब ये मोहम्मद इकबाल ना लिखा ना, ये लिखा हुआ है NJ एंटरप्राइजेज को बेचा है। बाकी चीज़ें तो हमें वैसे ही पता है, हमें पता है कॉस्ट इसकी थी 15, बुक वैल्यू तो इसकी 10, सेल प्रोसीड हाँ ये नहीं पता था। सेल प्रोसीड देखो सिर्फ गेन लॉस निकालते हुए यूज़ की, फॉर 13 मिलियन, तो 10 की बुक वैल्यू वाली चीज़ 13 की बिकी, तो 3 का गेन आ गया। मोड बताया नहीं है, अब ऐसे ही निगोशिएशन हम कैसे लिख सकते हैं, बस छोड़ दो, बस ऊपर हेडिंग दी हुई है ना, छोड़ दो बस। अच्छा, पर्टिकुलर ऑफ बायर NJ एंटरप्राइजेज और थर्ड पार्टी है, ठीक है जी। तो ये जी PPE का नोट हुआ ख़त्म। अब आकर अरे इसमें 1.4 के साथ लिखो, ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए तो बच्चों इसको हमने FAR 1 में बनाया नहीं था, ठीक है। तो ऐसे तरतीब से आपके नोट्स चलते आ रहे हैं, ठीक है। 1.2 फिर 1.3 1.4 और PPE ख़त्म, ठीक है। इसके बाद इंटेंजिबल का भी बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा नोट बनना है, उसमें तो सिर्फ एक ही इंटेंजिबल है सॉफ्टवेयर, लेकिन वो घर से बनाने की ट्राई करनी है, ठीक है। मैं कल बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ ये 2 फिगर्स लिख कर ले आऊँगा अपने कंप्यूटर पे, ठीक है ना। और फिर आगे जो नोट्स हैं वो कल फिर आगे हम बनाएंगे। अभी क्लास ख़त्म करते हैं, ज़िंदगी रही तो। हाँ, वो जो मैंने नोट्स आपको लिखवाए हैं थोड़ी देर पहले,
स्टार्ट में जो नेस्ले की फाइनेंस स्टेटमेंट के पेज नंबर नोट नंबर लिखवाए थे, उनको ना कम से कम 2-2 बार आपने पढ़ना है घर जाके, यही आपका होमवर्क है। और यकीन माने वो पढ़ के आ जाएं, आपकी ज़िंदगी की फाइनल अकाउंट्स की आधी से ज़्यादा परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।